कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो 17 फरवरी को जो कक्षा 10 के सामाजिक का पेपर होगा उसमें आपके 18 प्रश्न जो आएंगे, 18 प्रश्न आपके MCQ टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न। एक क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके आपके 4 अबसद दे रखे होंगे, उन चारों में से आपका जो एक उत्तर होगा। तो ये आपके जो 18 प्रश्न आएंगे, जिन बच्चों को सामाजिक में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए ये 18 MCQ पास करवाने के लिए बहुत ही मददगार होने वाले हैं, क्योंकि आपको जो पेपर में से देख के उत्तर लिखना है। अब पेपर में से उत्तर आप देख के कब लिख पाएंगे, जब आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें याद होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 18 जो MCQ आपके वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं और किस प्रकार के जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके जो 18 MCQ पेपर के जाएंगे आपके 17 तारीख को, वो कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। और इन प्रश्नों के लिए आपका जो टेस्ट भी डाल रखा है, जिन बच्चों ने ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उन बच्चों के लिए मैंने आपके जो ऐप के ऊपर टेस्ट अपडेट कर दी हैं, आप ज़रूर दे देना उन सभी टेस्टों को। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी हैं उन बच्चों के लिए जो टेस्ट का जो लिंक है वो आपको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन करके रखिए और अपना ऐप है वो भी डाउनलोड कर लें। तो आइए देख लेते हैं कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका पहला पाठ। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जो मनोकामनाएं वो पूरी हो और प्रभु आपका जो मनोकामना पूर्ण करें और आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार हो। तो आप भी जो भोलेनाथ को ज़रूर याद करें। और ओम नमः शिवाय। और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला जो प्रश्न है वो आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जो एक प्रश्न आएगा वो आपका अबसद का आने वाला है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि जर्मनी के राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन है। तो ये पूछा जा रहा है कि जर्मनी का जो राष्ट्र का निर्माण हुआ था उसकी प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा, न कि 4 ऑप्शन बोल के फिर आपको उत्तर बताऊंगा। इससे क्या टाइम बचेगा और आप जो कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो जर्मनी में राष्ट्रीय निर्माण की जो प्रक्रिया के जनक है वो ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना ये ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट आपके जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई। तो जर्मेनिया, ये क्वेश्चन आपके जो आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। तो जर्मेनिया किस राष्ट्र की रूपक बन गई। तो जर्मेनिया जर्मनी की जो रूपक बन गई थी, ये आपको याद कर लेना है। जर्मेनिया जर्मनी की रूपक बन गई थी। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है। तो भाई उगते सूर्य का जो किरणें हैं वो आपके एक नए युग का प्रतीक है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, सही उत्तर का आप जो चयन करना है और बहुत ही आप जो अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। जूसेफ मैत्सिनी कौन था। तो भाई जूसेफ मैत्सिनी इटली का जो क्रांतिकारी था। जर्मनी का जो एकीकरण है वो, जर्मनी का जो स्वतंत्र राज्य है वो कब घोषित किया गया था। तो ये 1871 यानी कि 1871 में इसको घोषित किया गया था। आपके ये जो प्रश्न आएंगे वो आपके 18 जो MCQ आएंगे वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हैं वो भी आपको इसी प्रकार से तैयार करने हैं। तो मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न जो 6 क्वेश्चन आपके आएंगे वो किस किस चैप्टर से आएंगे वो मैं आपको अलग वीडियो में कवर करवा दूंगा, उनको भी आप जो अच्छे से देख लेना। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर भारत में जो राष्ट्रवाद है, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आपके 4 नंबर का आएगा। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नमक आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, तो इनके बारे में आपको वर्णन करना, वो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। असहयोग आंदोलन है और यहाँ से आपका जो फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोलट एक्ट है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर है आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपके जो टोटल 4 नंबर का चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ टाइप के। अब असद के आपके 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो देखो अबसद वाले क्वेश्चन हम इसमें से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में से भी आपकी जो आंसर वापस क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो 1885 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1885 डेट याद रखनी है। यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीर खींचकर आपस में बांट लिया था। तो ये आपके यूरोप, एक तो ये याद करना है इसमें, 1885 याद करनी, और कौन से महाद्वीप को नक्शे पर जो लकीर खींचकर आपस में बांट लिया था। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को बांट लिया था। तो ये 3 चीज़ें इसमें आपको याद करनी है। क्या क्या है, 1885 किस महाद्वीप के देशों ने, तो यूरोप महाद्वीप के देशों ने, और कौन से महाद्वीप के नक्शों को नक्शे पर जो लकीर खींचकर बांटा था, तो अफ्रीका महाद्वीप को। अच्छा, भारत कौन से महाद्वीप में है वो आप कमेंट करके बताएंगे। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था। तो आर्थिक मंदी का जो सबसे बुरा असर पड़ा था वो पड़ा था आपके अमेरिका पे। नेक्स्ट है,
भारत से विदेश ले जाने वाले जो अनुबंधित मजदूर होते हैं उनको क्या कहलाते थे? उनको जो गिरमिटिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गिरमिटिया कहा जाता था। ये बिहार, यूपी वगैरह यहाँ से खूब सारे मजदूर जो बाहर जाते थे, इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। G77 जो समूह आपका 77 है, इसमें कौन से देश जो संगठित है? इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आपके विकासशील जो देश है वो आते हैं, जो भी विकसित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आपके ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की संस्था की स्थापना की गई? तो ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में जो आपके जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ILO की जो स्थापना है वो की गई थी। अच्छा, एक आपको और याद रखना है, ILO के अलावा जो इसका जो दूसरा नाम है वो आप कमेंट करके बताना, इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दूसरा नाम क्या है। इसके अलावा आपको ये भी कमेंट करके बताना कि ब्रेडन वुड्स की जो जुड़वा संतान है, ब्रेडन वुड्स की, ये मैं जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। ब्रेडन वुड्स की जो जुड़वा संतान है वो किसे कहा जाता है? नेक्स्ट है 19वीं सदी में विश्व व्यापार में चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्र बना। तो ये यूरोप जो है वो आपके विश्व व्यापार का केंद्र बना था 19वीं शताब्दी में। इसका कारण क्या था? चीन की घटती भूमिका और अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रभाव। अगला प्रश्न आपका ये है कि भाई विश्व बैंक और आपके जो IMF है, ठीक है, IMF, तो इन्होंने जो औपचारिक रूप से जो काम करना कब शुरू किया था? तो इन्होंने 1947 में काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाला दूरी शक्ति नहीं, इसमें से कौन सा जो दूरी राष्ट्र नहीं था? तो जर्मनी, इटली और जापान तो थे, लेकिन जो रूस है वो दूरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था और कितने वर्षों तक चला था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो इसमें से जो फ्रांस है वो आपके दूरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। इसका मतलब जो जर्मनी, ओटोमन और ऑस्ट्रिया हंगरी ये आपके जो दूरी राष्ट्र में शामिल थे। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जो शुरुआत है वो 1929 में होती हैं। अब तक हम 3 प्रश्नों को जो कवर कर चुके हैं। चौथा जो क्वेश्चन आपके हैं वो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके जो 4 है वो चौथे चैप्टर में आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पहले भी पूछा हुआ है। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। ये दूसरा जो क्वेश्चन वो भी आया हुआ है, भारत में 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो एक तो ये आपको याद करनी, 1854 में जो पहली कपड़ा मिल लगी थी और कहाँ लगी थी? तो ये मुंबई में लगी थी, ये जो लगी थी वो मुंबई में लगी थी। अच्छा, ये भी आपको ध्यान में रखनी कि मान लो ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो शेखावटी मिशन 100 की PDF है आपके पास में होगी, ये अगर नहीं हो तो भी आप जो अपने ये ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो PDF है इसमें मान लो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? ये बंगाल में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित हुई। तो पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका उत्तर आप बंगाल करेंगे। कब हुई? तो 1855 में करेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो आपके 2 जादूगर के चित्र में जो अलादीन किसका प्रतीक है? तो भाई अलादीन है जो पूरब और अतीत का प्रतीक है, याद कर लेना, पूरब और अतीत का प्रतीक है। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जो जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी का नाम क्या था? तो वो थे सेठ हुकुमचंद। कौन था? सेठ हुकुमचंद। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले थे? तो ये 1730 में कारखाने खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1840 के दशक में ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? तो सूती जो उद्योग है वो आपका रहेगा इसमें, सूती उद्योग और कपास उद्योग 1840 के दशक में ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश में कामगारों की कमी हुई? तो वह था अमेरिका, जिसमें 19वीं शताब्दी में कामगारों की कमी हुई थी। 1811 और 12 में भारत में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था, जो 1850-51 में घटकर कितना रह गया? तो ये 3% रह गया था। डबल 3 से सिंगल 3 ये आपको याद कर लेना है। J.N. टाटा, ठीक है, J.N. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। ये कब किया था? ये 1912 में किया था। अब कौन से राज्य में किया था उस स्थान का नाम आप कमेंट करके बताएंगे, और J.N. टाटा का जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां जो चैप्टर है उसमें से आपका एक MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। पहला प्रश्न आपका ये है कि भाई
विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो ये आपके चाइना में हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले छापाखाना जो खुला था वो आपके चीन वालों ने खुला था। ये प्रश्न जो आया हुआ है याद कर लेना। नेक्स्ट है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो डायमंड सूत्र है वो कब छपी थी? तो ये 868 ईस्वी में छपी थी। अगला प्रश्न आपका है कि चीन में से इटली में जो वुड ब्लॉक की जो छपाई वाली तकनीक लेकर कौन आया था? तो ये मार्को पालो लेके आए थे। मार्को पालो ये लेके आए थे। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस जो है, छपाई जो है, उसको लेकर मार्टिन लूथर ने क्या परिभाषा दी? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। योहान गुटेनबर्ग या जोहान गुटेनबर्ग ने जो आधुनिक छापेखाने जो आपका जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका आविष्कार किया था। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार हुआ था? तो जो आपके मार्टिन लूथर हैं, ये मार्टिन लूथर साहब ने जो इसमें धर्म सुधार का कार्य किया था। तो इनके छपे हुए लेख के कारण जो यूरोप में जो धार्मिक आंदोलन है जो हुआ था, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। 1821 में संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो किसने शुरू किया था? तो ये भाई अपने राजा राम मोहन राय ने किया था। गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो भाई गुलामगिरी लेखक के जो लेखक है, पुस्तक के जो लेखक है वो ज्योतिबा फुले है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके कि मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया? तो मुद्रण संस्कृति ने जो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति उसको जन्म दिया था। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर आई थी? तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है गोवा आई थी। और गोवा आपको पता होगा भारत का सबसे जो छोटा राज्य है, जो सबसे छोटा राज्य है। कमेंट करके बताओ कि गोवा है भारत के किन दो राज्यों के बीच में छोटा सा एक स्टेट है, भारत के किन दो राज्यों के बीच में आता है। और यहाँ पर एक लौह निर्यातक आपका जो एक पतन है, पोर्ट है, इसमें आपके बंदरगाह हैं जो मार्मो गाँव बंदरगाह। तो ये भी आपको याद करना, आपके मैप में आ जाए कि मार्मा गाँव जो बंदरगाह है, ठीक है, मार्मा गाँव बंदरगाह वो कहाँ पे स्थित है? ये आपके गोवा में बढ़ना है। तो गोवा कहाँ पर स्थित है वो आप कमेंट करके बताएंगे। और ये कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल का है और अहमदाबाद आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, केसरी का प्रकाशन किसने किया? तो केसरी जो आपके बाल गंगाधर मराठा और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। बंगाल गजट अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स जो अगस्त हिक्की हैं, इन्होंने जो बंगाल गजट जो अखबार है वो प्रकाशित किया था। अमर जीवन या अमर जीवन जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रस सुंदर देवी के द्वारा लिखी गई थी। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी ऐसा बोलें तो आप बता देना कि ये बांग्ला भाषा में लिखी हुई पहले जो आत्मकथा थी। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आपके ये संसाधन एवं विकास वाला चैप्टर से हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं वन लाइनर, वो भी आपके जो इसमें वैसे अति लघुतरात्मक रिक्त स्थान और तीनों मिलाकर के आपके जो 36 क्वेश्चन होंगे और 36 में से आप जो आराम से 36 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आप जो इनको थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस और कर लेंगे तो और इसमें हम देख लेते हैं। जैसे अवनलिका प्रदन के द्वारा सर्वाधिक मृदा का प्रदन चंबल में होता है। काजू की फसल के लिए लेटराइट जो मृदा होती है वो उपयुक्त होती है। लेटराइट शब्द में जो ग्रीक भाषा का जो शब्द है लेटर, इससे लिया गया, इसका मतलब ईंट होता है। रेगुलर मृदा या इसको रेगुर मृदा कहते हैं, ये काली मृदा को कहा जाता है। आयु के आधार पर जो पुरानी जो जलोढ़ है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। ये हमने आपको बताया था कि आपको जो बांगर जो है आपको पुरानी याद कर लेना, तो बापू याद कर लेना। और आयु के आधार पर जो नए जलोढ़ है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको क्या याद करना है? खादर से खान, नया जलोढ़ और खादर आपको याद कर, बापू खान ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके ये कि पर्वतीय क्षेत्र में तलहटी में बने क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता है? तो द्वार है, चो है, तराई है, इनके नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वन का कितना प्रतिशत? तो ये 33% वन होना चाहिए। और भारत में जो निम्नीकृत भूमि कितनी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। फिर आपके इसमें जो एक किताब का नाम आपको याद कर लेना है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस किताब के लेखक सुमेसर, क्या नाम है इसमें? सुमेसर। भारत के विभिन्न प्रकार के जो भू-आकृतिक भाग है इनका प्रतिशत बताना है। तो 43% पे मैदान है, 30% पे पर्वत है, 27% पे आपके पठारी भाग है। अगला प्रश्न आपका ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षणों की वकालत कब और किसने की थी? तो ये 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? तो भूमंडलीकृत जो सतत पहुँचने विकास है उसको हासिल करना। पहला जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राज़ील की राजधानी जो रियो डी जेनेरियो है वहाँ पर हुई थी।
नेक्स्ट है समुद्र के कितने किलोमीटर तक में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है, तो लगभग जो 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का मतलब ये होता है कि 22.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है वह भूमि जहाँ कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, यानी कि एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई, उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई उसको हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त खेती काली मिट्टी है, जिसको रेगुर मृदा या रेगर मृदा भी कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलो इनके आप जो उदाहरण कमेंट करके बताओ, जैव और अजैव संसाधन कौन से हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। पंजाब हरियाणा में शुद्ध जो बोया गया प्रतिशत है वो कितना है, तो 80% है। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर ही कृषि होती है, तो 54% भाग पर कृषि होती है। नेक्स्ट है आपके चादर अपर्दन के लिए कौन उत्तरदायी, तो जल उत्तरदायी इसमें उत्तरदायी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कमेंट करके बताओ विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, और अपना जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये दोनों ही आप जो डेट है कमेंट करके बताना। भारत में किस राज्य में जो सीढ़ीदार यानी कि सोपान खेती की जाती है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है और मेघालय है, यहाँ पर जो सोपानी खेती की जाती है। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर बनता है, इसका नाम है आपके वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें से भी आपका जो एक वस्तु दे रखा है तो देख लेते हैं। भारत में विश्व की कितनी जो जैव उपजातियाँ कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, तो भारत में विश्व की जो उपजातियाँ हैं उसका लगभग 8% यानी कि लगभग 16 लाख जो स्पीसीज है वो अपने इंडिया में भारत में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है इस चैप्टर का कि भारतीय वन्यजीव रक्षण या संरक्षण अधिनियम ये जो कब लागू हुआ था, तो ये 1992 में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था उसके जस्ट 1 साल बाद देख लो, 72 में लागू होता है और उसमें एक और जोड़ दो, 73 में आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर वो शुरू होता है। नेक्स्ट है आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो भाई कार्बेट जो है अपना वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, याद कर लेना, उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपका ये है कि अपने जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। सरिस्का जो बाघ रिजर्व वो अपने राजस्थान में है, और पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। काजीरंगा ये असम में है। आपको पता होगा जो काजीरंगा है वो आपके एक सींग वाला जो आपके राइनो होता है उसके लिए फेमस होता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में स्थायी वनों का जो सबसे अधिक क्षेत्र है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 75% जो भाग है वो स्थायी जो वनों से संबंधित है। वन विभाग के अनुसार देश की कुल कितना जो क्षेत्र का कुल कितना हिस्सा रक्षित वन में आता है, तो ये लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 जो है लगभग 33% हिस्सा है वो उसमें रक्षित वनों में आता है। राजस्थान के किन जिले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो भैरवदेव डाकघर सेंचुरी के नाम से घोषित कर दी है, तो ये जो जिला है वो कौन सा है, ये भैरवदेव डाकघर सेंचुरी ये किस जिले में आती है, तो ये अलवर जिले में आती है। अलवर जहाँ पर आपका जो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो भी स्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और आपके संथाल जो जनजातियाँ हैं वो किन पेड़ों की पूजा करते हैं, तो ये महुआ और कदम की जो पूजा करती हैं। किन राज्यों में जनजातियों शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो उड़ीसा और बिहार में। अगला जो आपका क्वेश्चन ये है कि चिपको आंदोलन, तो ये आपके जो हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। और टिहरी के जो किसानों के द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना भी विविध फसल उत्पादन आर्थिक कृषि जो उत्पादन संभव है, तो ये बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम दोनों ही आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका ये 17वां क्वेश्चन है कि 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन, तो ये JFM जो है वो आपका पहला जो प्रस्ताव किस राज्य ने प्रस्तुत किया था, तो ये ओडिशा में सबसे पहले JFM यानी कि जो इसमें आपके उड़ीसा राज्य हैं वहाँ पर 1988 में सबसे पहले ये संयुक्त वन प्रबंधन लागू हुआ था, प्रस्ताव हुआ था। चिपको आंदोलन से जुड़े जो पर्यावरणविद हैं वो कौन है, तो अमृता देवी विष्णु ही है जो कि राजस्थान की जो खेजड़ली गांव के रहने वाली थी, और
जो उसमें आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी चिपको आंदोलन से संबंधित, ये राजस्थान के बाहर के सुंदरलाल बहुगुणा। अभी भी आपने देखा होगा राजस्थान में खेजड़ी को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, बीकानेर में भी महापड़ाव भी चल रहा था, तो उसको लेकर जो सरकार को चेतावनी दी गई और इसके जो खेजड़ी का संरक्षण करने के लिए अभी जो वर्तमान जो सरकार से जो संरक्षण करने के लिए अधिनियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए जो विष्णुई समुदाय हैं और इनके जो साथ में जो सर्व समाज के और भी जो बाकी के समुदाय जो पर्यावरण प्रेमी हैं, इन्होंने जो महापड़ाव में भाग लिया था। और ये पर्यावरण प्रेमी जो जाति हैं, तो गुरु जो जम्बेश्वर भगवान है, इनकी ये जो वचन है वो पालन करते हैं। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, जो इनकी जो पंक्ति है, इनका जो वचन है उस पर ये अडिग रहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष के लिए और जो अपना जो एक चिंकारा, जो अपना राजस्थान का राज्य पशु है, इसके लिए ये अपना जो हिरण होता है छोटा, इसके लिए हिरण की ये प्रजाति है ये, तो इसके लिए ये इनकी जो संरक्षण के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है। तो आप में से जो भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया या फिर जिन्होंने भाग लिया, उन सभी को धन्यवाद। और एक इसमें जो विष्णुई संप्रदाय है, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो आपका फैक्ट है वो मैं आपसे पूछता हूँ। आप में से जो भी विष्णुई समुदाय से या समाज से आता है वो कमेंट करके बताना कि विष्णुई समाज के जो व्यक्तित्व हैं या लोग हैं, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब लोग आपस में मिलते हैं तो ये जैसे राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, या जो भी अपने अपने धर्म के अनुसार जो नाम लेते हैं, अभिवादन करते हैं, उनके अनुसार विष्णु जी समुदाय हैं, इसमें दो लोग जब आपस में मिलते हैं या कहीं रास्ते में मिलते हैं तो वो बोलते हैं एक शब्द, वो बोलते हैं नीवण प्रणाम, नीवण प्रणाम। तो जब एक व्यक्ति बोल रहा है नीवण प्रणाम, तो ये दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है वो आपको कमेंट करके बताना। ये इस अभिवादन का जवाब कौन से अभिवादन से देते हैं, जिन भी बच्चों को पता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ही शानदार जो जम्बोजी के द्वारा जो स्थापित ये एक समुदाय है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने जो 363 महिलाओं के साथ में जो खेजड़ी वृक्ष की महिला पुरुषों के साथ में जो खेजड़ी वृक्ष के लिए इन्होंने अपना जो प्राण है वो त्याग देते हैं। वन कितने प्रकार के हैं, तो भाई वन 3 प्रकार के, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजातियाँ किसे कहते हैं, तो वे प्रजातियाँ जिनकी संख्या कम हो गई हैं या लुप्त होने की खतरा हो, उनको हम संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो ऐसी किताब जिसमें जो संकट उत्पन्न जो प्रजातियाँ होती हैं, इनका लेखा जोखा सूची होती है, उनको रेड डाटा किताब कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन जो आपका 8वां जल संसाधन वाला, उसमें तो एक भी अवस्था क्वेश्चन नहीं होगा। अगला जो चैप्टर हम देखते हैं इसमें 9वां प्रश्न, ये कृषि वाला जो चैप्टर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि जो गोल्डन जो इसमें आपके जो सुनहरा रेशा है, गोल्डन फाइबर है, वो किसको कहा जाता है, कमेंट करके आपको बताना है गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है। और 2 रबी की और 2 खरीफ की फसलों के उदाहरण भी आपको जो कमेंट करके बताना है। आपका जो मैप है वो आपका इस खनिज और ऊर्जा संसाधन वाले से आएगा, इसका मैंने फुल वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देख लेना। अगर 95% तो चांस है कि आपका जो मैप है वो आपका इस चैप्टर से आएगा, लेकिन आपके जो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये उद्योग और विनिर्माण, तो इस चैप्टर से भी आपका जो मैप आने के चांस है, लेकिन बहुत कम चांस है। लास्ट बार आया था एक क्वेश्चन इसमें से एक मैप का, तो इस बार भी चांस है कि उसी में से आएगा, लेकिन इसके मैप भी हैं 3 इस चैप्टर में, तो वो भी आपको देख लेना है, वो भी मैं आपको उस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। तो इसमें आपके जो MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा वो देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल है आपके चूना पत्थर, लाइमस्टोन, और ये अपने राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर है वो यहाँ से निकल रहा है, इस कारण से सीमेंट की जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है वो चित्तौड़गढ़ जिले में लगी हुई है। और चित्तौड़गढ़ को सीमेंट जिला भी कहा जाता है, कारण इसका है कि खूब सारे यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं। आप में से कोई विद्यार्थी चित्तौड़गढ़ का हो तो आप कमेंट करके बताना कि आपने जो चित्तौड़गढ़ की जो किसी फैक्ट्री के बारे में सुना है या उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जाके देखी, या फिर वहाँ आसपास रहते हो तो उन फैक्ट्री का नाम और आपका जो गांव का नाम मुझे लिख के ज़रूर बताना। और चित्तौड़गढ़ के अलावा जो बाकी ज़िले के स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपके जो किसी भी सीमेंट फैक्ट्री का अगर आपने जो प्रत्यक्ष विजिट किया हो, वहाँ पे जाके हाँ ये सीमेंट फैक्ट्री, ऐसा सीमेंट इतनी बड़ी फैक्ट्री दूर से कहीं देखी हो, तो भी आप कमेंट करके बताना कि सर मैंने वो वाली फैक्ट्री देखी थी और वो वाली फैक्ट्री का नाम ये है और मैं इस गाँव से इस ज़िले में रहता हूँ। और बाकी जैसलमेर ज़िले का जो सानू क्षेत्र है वहाँ पर भी जो जल्द ही जो इसमें खूब सारी भविष्य में जो सबसे ज़्यादा जो चुनाव पत्थर है वो इसमें यहाँ से निकलने की संभावना है। तो
जैसलमेर ज़िले में आपको जो भविष्य में सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी। बाकी सवाई माधोपुर जिले में भी सीमेंट फैक्ट्री है, झालरापाटन में भी, जो झालावाड़ जिला है वहाँ पे है, बूंदी में है, और भी ज़िलों में इसमें आपके आबू रोड, पिंडवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। और इसके अलावा नागौर में आपके जो सफ़ेद सीमेंट के कारखाना भी लगे हुए हैं, और बाकी सीमेंट भी आपके जेके की इसमें लगी हुई है। भारत का जो चीनी उत्पादन में जो विश्व में कौन सा स्थान है, तो चीनी के मामले में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। चीनी मतलब शुगर की जो बात हो रही है, तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है, तो कंप्यूटर, टेलीफोन ये कौन बनाता है, मोबाइल, तो ये बनाता है आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। कौन सा बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होता है वो ये बनाता है। कौन सा जो खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो खनिज पर आधारित कौन सा है, सीमेंट जो है वो आपके ज़मीन से निकलने वाला जो चूना पत्थर होता है इस पर आधारित होता है, इसलिए इसको हम खनिज पर आधारित उद्योग कहते हैं। रबड़ वन पर आधारित है, कागज़ भी वन पर आधारित है, और जूट जो आपके कृषि पे आधारित है, खेती पे। भारत में सर्वाधिक पर्सन, अच्छा जूट का ही दूसरा नाम आपके पर्सन है, तो किस राज्य में स्थित है, तो सबसे ज़्यादा जो पर्सन जूट का जो उद्योग है वो आपके पश्चिम बंगाल में आते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर आपको याद रखना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो विनिर्माण है इसका कितना योगदान है, तो 17% का योगदान है। कितना परसेंट का, 17% का, याद कर लेना, ये 17% का योगदान है, और 17 तारीख को आपका पेपर भी है। नेक्स्ट है, भारत में पहली जो सीमेंट का जो कारखाना वो कहाँ लगाया गया था, तो ये आपके जो चेन्नई में लगाया गया था। जबकि भारत के बाद इसमें बात करें तो इसमें चेन्नई में है, और राजस्थान की बात करें तो पहला जो सीमेंट का जो कारखाना है या सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो बूंदी की लाखेरी में लगा था। बूंदी जिला है, वहाँ की एक स्थान है लाखेरी, वहाँ पे क्लिक निक्सन जो एसएससी कंपनी है इसके द्वारा ये सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। तो आप में से होंगे कई सारे स्टूडेंट जो बूंदी जिले से रिलेटेड है या निवास करते हैं वहाँ पे, तो बताना देखिए आपने लाखेरी वाली जो सीमेंट फैक्ट्री वो देखी नहीं देखी, अभी वर्तमान में है या ये बिल्कुल ही विध्वंस या ध्वंस हो चुकी है, या फिर अभी वर्तमान में ये कार्य कर रही है। भारत में जो सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना है वो 1854 में लगा था, याद कर लेना, 1854 में पहला सूती वस्त्र का जो कारखाना वो लगा था। विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है, तो विनिर्माण जो आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है, जबकि कृषि वगैरह जो आपके प्रकृति से जुड़े वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, और तृतीय क्षेत्र की जो सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब आपको 2 उदाहरण तो द्वितीय क्षेत्र के देने, 2 उदाहरण प्राथमिक क्षेत्र के, और 2 उदाहरण सेवा क्षेत्र के देने हैं। कोलकाता के निकट जो रिसरा में जो पटसन का जो उद्योग है उसका पहला कारखाना कब लगा था, तो ये 1859 में लगा था। पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये कौन सा, ये भारत होगा। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग कौन सा है, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो धातु शोधन उद्योग है वो आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के लिए जो कच्चा माल है वो आपके बॉक्साइट जो होता है वो आपको याद रखना है। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। अच्छा, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपके अयस्क जो है आपके बॉक्साइट है, आप कमेंट करके बताओ कि एक तो सिनेबार, ये सिनेबार जो है वो आपका किसका अयस्क है, ये साइंस में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है, भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है वो बिहार और आपके यूपी में है, बिहार और यूपी में। राजस्थान में सबसे पहले जो शुगर मिल है वो दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड जो भोपाल सागर है, भोपाल सागर जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान की पहली जो शुगर मिल लगी थी ये प्राइवेट थी, याद भी रखना, ये प्राइवेट थी। इसके अलावा राजस्थान में जो शुगर मिल है वो आपके गंगानगर में है, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के नाम से, और आपके जो केशवरायपाटन बूंदी में भी शुगर मिल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करने का कार्य जो है वो आपका जो विनिर्माण में होता है, उद्योगों में होता है, और ये किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला जो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन चैप्टर है आपके आर्थिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और इसमें आपकी जो जीवन रेखाएं। एक प्रश्न आपका एमसीक्यू आएगा वो हम देख लेते हैं। कौन सा राज्य जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 3 जो स्टेट हैं वो आपके जुड़े हुए हैं। कौन कौन से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये आपका जो महाराष्ट्र, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र जो है आपका इस
HVJ जो पाइपलाइन है इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, ये भी एक आप कमेंट करके बताना कि क्या राजस्थान से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, राजस्थान इस HVJ से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर जुड़ा हुआ है तो आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान का जो कौन सा स्थान है वो आपकी जो इस हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो आपके पाइपलाइन है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र नहीं है, बाकी जिसमें आपके सारे इसमें 3 स्टेट जो दे रखे हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि कौन सा परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है। तो भाई पाइपलाइन जो है उसमें कोई ट्रैफिक नहीं लगता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में ट्रैफिक नहीं आती है, तो पाइपलाइन के माध्यम से जिसमें वहनांतरण हानियाँ और देरी को घटाता है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तो ये पाइपलाइन की एक विशेषता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पटन कौन सा है, तो पश्चिमी तट पर जो है आपके इसमें कांडला बंदरगाह हो जाएगा पश्चिमी तट पे, और चेन्नई, पारादीप और विशाखापत्तनम ये आपके पूर्वी तट पे आते हैं। आपको पता होगा ये ओडिशा में स्थित है पारादीप ये, और विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में आती हैं। कांडला जो बंदरगाह है वो आपके गुजरात में आता है, और कांडला बंदरगाह का जो वर्तमान नाम है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी वर्तमान में नाम क्या है। नेक्स्ट है कौन से 2 दूरस्थ और स्थान जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा को जोड़ते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा को जोड़ने के लिए सिलचर जो कहाँ पर आता है, ये असम में आता है सिलचर, और पोरबंदर ये आपका जो गुजरात में आता है। तो ये पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में असम और पश्चिम में आपका जो पोरबंदर, इसको जोड़ने वाला जो गलियारा है इसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी ये उत्तर से दक्षिण वाला गलियारा है। तो ये पूर्व पश्चिम का आपको याद रखना है, सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट है कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित अंतःजलीय अधिकतम गहराई का पतन है जो पूर्णतः सुरक्षित है। तो ये तूतीकोरिन हो जाएगा, और तूतीकोरिन जो आपका याद रखना है ये जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु है, ये आपके तमिलनाडु में आता है। बाकी 3 के बारे में हम पूरे ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कौन सा शब्द ऐसा है जो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो 2 या 2 से अधिक देशों यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। मुंबई जो समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो इसमें समुद्री पतन यानी कि जो मुंबई समुद्री पतन है इसको भीड़ को कम करने के लिए नए जो पतन का विकास किया उसका नाम आपके जवाहरलाल नेहरू पतन है। नेक्स्ट है कौन सा जो इसमें परिवहन साधन है वो भारत में जो प्रमुख साधन है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, सड़क। इसमें जो प्रमुख साधन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिसमें आपके भारत में प्रमुख परिवहन का साधन है, जो सबसे ज़्यादा परिवहन का कार्य करता है वो आपका रेल परिवहन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये कि भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत में रेल खंडों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, 16 कर देंगे। ये आपके शायद हाफ ईयरली में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। तो ये लगभग 95% जो आपके व्यापार हैं विदेशी व्यापार वो समुद्री मार्ग से ही होता है। देश का 50% लोग अयस्क निर्यात करने वाला जो पतन है वो कौन सा है। तो ये आपके मार्मो गाँव है। मारमा गाँव जो आपके कहाँ पर स्थित है। तो मारमा गाँव जो है ये आपके गोवा में आता है। कहाँ पे आता है, गोवा में आता है। कांडला आपके गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और कोच्चि ये जो चेन्नई वगैरह आपको यहाँ पे देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इसमें सत्ता की साझेदारी, ये आपका जो पॉलिटिकल जो आपकी साइंस है यानी कि राजनीति विज्ञान जो आपके हैं उसका चैप्टर है। पहला चैप्टर आपके सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन फर्स्ट है सरकार के विभिन्न अंगों में जो सत्ता का जो बंटवारा है वो क्या कहलाता है। तो इसको जो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, छपेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, छपेगा। यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहाँ पे है। तो भाई आपके ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है। तो बच्चे को पता है कि ब्रुसेल्स जो है वो आपकी बेल्जियम की राजधानी है। मैंने आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा होगा वो यही क्वेश्चन पूछा होगा। आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी आपने देखा होगा, खूब बार मैंने आपको ये प्रश्न पूछा हुआ है। एक ये श्रीलंका वाला कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वो 1948 में आज़ाद हुआ था। कैसे याद रखोगे, ये अपना जो इंडिया है इधर नीचे की ओर और इधर से नीचे जो स्टेट है वो आप जो है श्रीलंका, ये पानी की बूंद की जैसा है ये। और ये 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है। और इससे नीचे आएंगे तो ये श्रीलंका है जो 1948 में आज़ाद होता है। तो ये 1 साल बाद ऐसे याद कर लेना। जैसे मैंने आपको ये 72-73 वाला याद करवाया
वन्यजीव संरक्षण और आपके प्रोजेक्ट टाइगर वाला, वैसे आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न आपका ये कि इसमें श्रीलंका की आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा किस समुदाय का है, तो ये सिंहली समुदाय का है। बेल्जियम में जो डच भाषी क्षेत्र है वो कौन सा है, तो बेल्जियम के किस क्षेत्र में जो डच भाषा बोली जाती है, तो ये आपके फ्लेमिश भाग में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की जो सरकार होती है इसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सामुदायिक सरकार वाला। सामुदायिक सरकार का उदाहरण आपके बेल्जियम में देखने को मिलता है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का अधिकार या दर्जा कब दिया गया, तो ये 1956 में दिया गया था। सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा 1956 में, और सिंहली वहाँ का जो समुदाय भी है। नेक्स्ट है, किस देश ने 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया था, तो ये आपको बेल्जियम का नाम याद कर लेना है। 3 चीज़ें याद करनी है, देश आपका बेल्जियम और इन 2 सन को याद कर लेना है, और कितनी बार संशोधन किया, तो 4 बार संशोधन किया था। लोकतांत्रिक देशों में देश में एकता तभी संभव है जब वहाँ के जो सभी समुदाय और क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए, ठीक है, तो वहाँ के जो सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। किस देश के साथ जो बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती हैं, तो भाई इसमें से जो ब्रिटेन है उसकी सीमा बेल्जियम के साथ नहीं लगती है। तो बेल्जियम के साथ जो सीमा लगती है वो आपका नीदरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, इन सभी की जो सीमा है वो आपके बेल्जियम के साथ में लगती हैं। किस देश में सत्ता का जो बंटवारा है वो सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है, तो ये आपके जो क्या हो जाएगा, सामूहिक समूहों में। क्या कह रही है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, इसमें श्रीलंका करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक समूह में ये बटा हुआ है। नेक्स्ट, किस देश में 2 समुदाय के बीच में पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, तो वो गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी जो 2000 ये आपके श्रीलंका में। कमेंट करके बताओ कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो कब समाप्त हुआ था। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, तो बेल्जियम यूरोप का देश है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था, तो ये श्रीलंका में जो गृह युद्ध है उसका अंत 2009 में हुआ था। बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो भाई बेल्जियम में अधिकांश लोग डच भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में सामाजिक समूह जो सिंह लियो है इसकी जो आबादी है, सिंह लियो समूह की जो आबादी है वो कुल आबादी का कितना % है, ये 75% है वो आपके सिंह लियो आबादी है, सिंहली। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिंहली को एक मात्र राज्य भाषा कब घोषित किया गया था, तो ये 1956 में इसको घोषित किया गया था। सिंहली को राजभाषा 1956 में घोषित किया गया था। बेल्जियम की कुल आबादी का कितना % जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, तो लगभग जो 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। कौन से देश बेल्जियम की सीमा से नहीं लगते हैं, तो इसमें से जो है जैसे जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस से लगते हैं, इटली की सीमा नहीं लगती हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी बुद्धिमान और जो नैतिकता के लिए ज़रूरी है। शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण कौन सी शासन प्रणाली में होता है, तो ये संघात्मक शासन प्रणाली में ऊर्ध्वाधर होता है। भारत में पहला जो लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव जो है हर साल 5 साल में मतलब हर जो लोकसभा चुनाव हर बार 5 साल में होते हैं। स्तर एक नीति या फिर जाति शब्द किसको दर्शाता है, तो सामाजिक विभाजन का जो सांस्कृतिक रूप है उसको दर्शाता है। श्रीलंका की जो जाति बनावट का जो सही कथन कौन सा है, तो 70 इसमें जो लगभग 74% इसमें आपकी जो सिंहली है और इसमें जो 18% है वो तमिल है। बेल्जियम ने सफलतापूर्वक अपनी समस्या को सुलझाया, वो कैसे सुलझाया था, तो इसका जो उत्तर है वो बहुसंख्यवाद को नकार करके, सत्ता की साझेदारी को और अलग अलग समूह और समुदाय का जो सम्मान करके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। श्रीलंका में तमिलों के समूह ये वो कौन से हैं, तो इसमें 2 समूह श्रीलंकाई तमिल है और भारतीय तमिल है। और यहाँ पे इन्हीं को लेकर जो बार बार वहाँ पे गृह युद्ध भी होता है। किस समय अवधि के दौरान डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव पैदा हुआ था, 1950 से 1956 के बीच में, 1950 से 1960 के बीच में। बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में रहने वाले जो 50% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो डच भाषा बोलते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम याद कर लेना, इसमें आपके जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। और किस देश में सामुदायिक सरकार में सत्ता का जो बंटवारे का सबसे अच्छा उदाहरण वो है आपके बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका संघवाद है, इसमें से आपके जो एक MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो संविधान की 8वीं अनुसूची, अब ये भी आपको याद कर लेना है कि कौन सी जो सूची है, अनुसूची, वो आपके भाषाओं से संबंधित है। तो कौन सी है आपके 8वीं अनुसूची। इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो आपके 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। और टोटल जो भाषाएं आपके 22 हैं। हिंदी सहित कितनी भाषाएं, तो हिंदी सहित 22 हैं। हिंदी के अलावा पूछे तो फिर आपको 21 कर देनी है। हिंदी के अलावा 21 हैं, क्योंकि जैसे आपके अलावा में उसको खुद को छोड़ना पड़ेगा और बाकी 21 हो जाएगी। तो वो अलावा से पहले जो नाम है वो और 21-22 हो जाएंगे टोटल ऐसे। किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, तो भाई असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, ये आपके तीनों ही जो आपके इसमें राज्य हैं जिनको 371 के तहत एक विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे पहले भारत में जो 370 लागू थी जम्मू कश्मीर में, वैसे ही इसमें जो 371 लागू है असम, मिजोरम और नागालैंड में। संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन होता है, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो भाई समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। क्या आती है, शिक्षा। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, तो भाई नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। और सभापति जो होता है वो आपके जो आपके राज्यसभा होती है उसका अध्यक्ष होता है, उसको भी सभापति कहते हैं। और बाकी नगर परिषद जो होता है उसमें भी सभापति ही होता है। राज्यपाल, अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताओ। और सरपंच के चुनाव भी आने वाले, तो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सरपंच का जो चुनाव है वो लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कमेंट करके बताओ। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, तो ये संघीय व्यवस्था में ऐसा 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। पहला जो राज्य जो भाषा के आधार पर गठन नहीं हुआ, ठीक है, भाषा के आधार पर गठन नहीं हुआ, नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों ही आपके भाषा के आधार पर गठन नहीं हुआ था। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो इसमें से जो मणिपुर, तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली, तो इसमें से जो दिल्ली है वो आपका जो राज्य नहीं है, आपकी यूटी है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। अभी वर्तमान में भारत में जो कितने राज्य हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और एक आपको ये भी कमेंट करके बताना कि भारत का जो पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था और किसने जो भूख हड़ताल की थी, तो उनका भी नाम आप कमेंट करके बताना। फिर बाद में उनका जो शहीद हो गए थे वो भूख हड़ताल के कारण, और फिर बाद में उस स्टेट का दर्जा दिया गया था भाषा के आधार पे। पहला भारत का जो राज्य बना था वो भाषा के आधार पे बनने वाला। तो शहीद होने वाले जो वो उनका भी नाम आप कमेंट करके बताना, जिनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के बाद में। संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, तो ये न्यायालय के पास होता है। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण, तो ये आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 7 आकर संघ आने का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से जो 7 रह कर, 7 आकर नहीं 7 रह कर, तो 7 रह कर संघ बनाने का जो उदाहरण है वो आपके भारत में, स्पेन में और बेल्जियम में, तीनों में है। स्विट्जरलैंड में नहीं होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना 12वां है कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं आता है, तो भाई इसमें से जो सिंचाई है आपके समवर्ती सूची में नहीं आता है। बाकी शिक्षा, वन और विवाह इसमें आपके जो समवर्ती सूची में आते हैं। कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसमें से जो संघ सूची यानी कि जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है उसको हम संघ सूची कहते हैं। तो शिक्षा जो है आपके समवर्ती सूची में आता है, ये संघ सूची में नहीं आएगा। तो विदेश मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और बैंकिंग, तीनों ही आपके जो बैंक से संबंधित, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित, डिफेंस हो गया, आपके जो फॉरेन अफेयर्स हो गए यानी कि विदेश मामले हो गए, इन सभी के लिए आपका जो संघ सूची है वो केंद्र सरकारी कानून बनाती है। कौन सा विषय संविधान की शक्ति वितरण की किसी भी सूची में शामिल नहीं है, यानी कि आपका जो वैदेशिक संबंध है, विदेश संबंध, ये तो आपके संघ सूची में होगा, और शिक्षा ये समवर्ती सूची में आएगा। लेकिन जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो इसको अवशिष्ट सूची कहा जाता है। ये अवशिष्ट सूची में आता है, जो किसी भी सूची में नहीं होते उनको फिर अवशेष सूची में रखा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में आपकी जो रखा जाता है वो आपकी प्रतिरक्षा जो रक्षा है वो आपको इसमें रखी जाती है। कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसमें आपकी शिक्षा, इसका उत्तर होगा समवर्ती सूची में शिक्षा होगा।
पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है तो 1/3 पंचायती राज यानी कि अभी जो चुनाव होंगे सरपंच के इनके उसके लिए, इसमें 1/3 महिलाओं को लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके 3 आदमी सेलेक्ट करें तो इसमें से जो एक आदमी है वो महिला, यानी कि एक जो कैंडिडेट है वो महिला होगा। ये आपको 1/3 के रूप में जानना है। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो ये कब उठाया गया था? तो ये 1992 में उठाया गया था विकेंद्रीकरण वाला। व्यापार की सूची में आता है तो व्यापार जो आपके राज्य सूची में आता है, व्यापार राज्य सूची का विषय है। विदेश मामले की सूची में आते हैं, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत में शासन की प्रणाली किस प्रकार की है? तो ये संघात्मक शासन प्रणाली है। शिक्षा जगत व्यापार किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है, कौन सी सूची अनुसूचित भाषा की श्रेणी में नहीं है? तो इसमें से जो राजस्थानी है वो आपकी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में शामिल किया जाता है तो इसमें गांव के खंड को और जिला स्तर तीनों को शामिल किया जाता है। कौन से देश में संघात्मक व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया जाता है? तो किस देश में संघात्मक व्यवस्था का अनुसरण नहीं करते? तो वो चीन, श्रीलंका, जापान और इटली, इसमें संघात्मक व्यवस्था नहीं होती है। किस राज्य का जो गठन है, किन राज्य का जो गठन है भाषा के आधार पर हुआ? तो इसका जो उत्तर हम क्या करेंगे? तमिलनाडु करेंगे, तमिल भाषा के आधार पर हुआ है। जबकि उत्तराखंड, नागालैंड, इनका जो गठन है वो आपकी इनकी सांस्कृतिक इनके आधार पर, भौगोलिक आधार पर हुआ है। किस सूची में विषय पर केंद्र राज्य दोनों को कानून बना सकती हैं? तो ये समवर्ती सूची होती है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं। जबकि अपसी सूची में जो किसी में शामिल होता है वो अपसी सूची में शामिल होता है, इससे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपसी सूची में आते हैं। मिलान करने वाला है संघ सरकार, तो इसमें क्या आएगा आपके? इसमें संघ सरकार का जो है इसमें प्रधानमंत्री हो जाएगा। राज्य में कौन आता है? तो राज्य में आपके गवर्नर हो जाएंगे, और नगर पालिका में महापौर हो जाएगा, और ग्राम पंचायत में सरपंच हो जाएगा। ऐसे मिलान कर लेना है। कौन सा बिंदु विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो जो गठबंधन की जो सरकार है वो विकेंद्रीकरण का अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्थानीय निकायों का समय पर चुनाव, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण, ये सभी इसमें शामिल होता है। नगर पालिका का जो राजनीतिक प्रमुख होता है इसको क्या कहते हैं? इसको मेयर कहा जाता है, और जो ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है उसको सरपंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके ये जाति, धर्म और लैंगिक मसले। एक क्वेश्चन इसमें आपके जो अवसद का पूछा जाएगा, तो देख लेते हैं वो भी इसमें। तो प्रश्न आपका ये है कि किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है? तो ये नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 देश का नाम आप याद कर लेना। यहाँ की जो महिलाएं हैं, इन देशों की महिलाएं, वो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ही ऊंचा है। भारत में जनगणना कितने साल में होती है? तो जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली जो जनगणना वो 2011 में हुई थी, ठीक है। वापस जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण इसको डिले किया गया, और अब जो आपके 2026 में जो इसकी डिजिटल जो आपके जनगणना होने जा रही है। तो 2011 के बाद में अब जो जनगणना हो रही है 2026 में हो रही है। लेकिन याद कर लेना, जनगणना 10 साल के अंतराल में होती आई है, और ये तो जनगणना है। और अगर आपके जो आम चुनाव कह दें कि भाई आम चुनाव कितने साल में होते हैं, तो ये जो पब्लिक इलेक्शन होते हैं वो आपके जो आम चुनाव होते हैं वो आपके ये हर 5 साल में होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव है वो। किस देश के ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? तो ये अपना भारत है, जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म यहाँ का राजकीय धर्म है। पाकिस्तान में इस्लाम राजकीय धर्म है, नेपाल में हिंदू राजकीय धर्म है। लेकिन जो भारत है इसमें किसी भी जो धर्म को राजकीय धर्म का जो दर्जा वो प्राप्त नहीं है। निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया? तो ज्योतिबा फुले है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर अम्बेडकर है। इन्होंने जातिगत भेदभाव और मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और इसके लिए काम भी इन्होंने किया। तो तीनों समाज सुधारक का नाम आपको याद रखना है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हम करेंगे। किस देश में समरूप समाज पाया जाता है? तो भाई समरूप समाज जो है वो आपके स्वीडन में पाया जाता है। एक विचारधारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस परिभाषा है, कई बार पहले भी आई हुई है। एक विचारधारा जो अधिकारों और अवसरों में समान मामलों में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है, समान मानती है, वह कौन सी विचारधारा है? तो इसको हम फेमिनिज्म कहते हैं।
यानी कि आपके नारीवादी इसका जो उत्तर है वो रहेगा। इसमें स्त्री पुरुष को बराबर माना जाता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होते हैं, तो सामाजिक विभाजन जो होते हैं अधिकांशतः वो जन्म पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की जो संसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो नार्डिक जो देश हैं, अभी नार्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? तो मैंने अभी आपको बताया 1/3, 3 जो कैंडिडेट है तो उसमें से एक महिला होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 1/3। फिर भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही बात है। एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी लोगों को कोई भी धर्म की आज़ादी देता है, सही बात है। किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? लैंगिक विभाजन क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन का मतलब ये होता है कि समाज के द्वारा जो महिला पुरुष को जो दी गई असमानता है वो हम लैंगिक भेदभाव के रूप में दर्शाते हैं। जैसे जो स्त्री होती है वो घरेलू कार्य के लिए और पुरुष जो होते हैं वो बाहर से जो काम करने के लिए, बाहर का काम करने के लिए, यानी कि नौकरी वगैरह करने के लिए पुरुष। तो ये जो समानता असमानता है वो आपके लैंगिक विभाजन के अंतर्गत आती हैं, ये रूढ़िवादी सोच के अंतर्गत ये आता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर की गई? तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो संस्थाएं होती हैं, अभी जो चुनाव होंगे प्रधान के, सरपंच के, जिला परिषद के, तो वहाँ पर जो आपके इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। कितनी की गई? तो 1/3, 1/3 इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन ये भारत में पाया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है? तो ये सांप्रदायिक जो आपकी जो समस्या है वो आपके किसी भी धर्म को जो राष्ट्र का आधार मानने पर ये समस्या शुरू होती हैं। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है? तो बहुसंख्यवाद, धार्मिक पूर्वाग्रह या सांप्रदायिक हिस्सा, ये सभी जो तीनों ही आपके सांप्रदायिक राजनीति का जो रूप है वो धारण कर सकती है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट है, वह आदमी पुरुषों और महिलाओं को समान हक अवसरों की विश्वास करता है, वह कौन सा व्यक्ति होता है? तो वह आदमी जो या आदमी और महिला, पुरुष और महिला को समान हक की अवसरों की विश्वास करता है वो नारीवादी होता है, वो फेमिनिस्ट होता है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। लैंगिक विभाजन के लिए आप जिसमें रहेंगे, लैंगिक विभाजन के लिए क्या है? तो यह सामाजिक उम्मीद और रूढ़िवादिता पर आधारित होती है। जाति पर आधारित विभाजन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है जाति को देखकर जो इसमें विभाजन किया जाता है, ये भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। महात्मा गांधी, परिवार, B.R. अम्बेडकर, ये क्या है? तो ये सभी जो समाज सुधारक हैं, ये क्या है? सभी समाज सुधारक हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें किस में निहित हैं? तो ये आपकी जो धर्म होते हैं, धर्म के आधार पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। नेक्स्ट है, संसार के विभिन्न भागों में महिलाओं ने विभिन्न संगठन गठित किए गए, ये किन अधिकारों के लिए गठित किए गए? ये समानता के लिए गठित किए गए थे। समान मजदूरी अधिनियम का जो संबंध है वो क्या है? समान कार्य और समान वेतन से, जितना कार्य उतना वेतन। नेक्स्ट है, परंपरागत समाज में महिलाओं की भूमिका कैसी है? तो ये सामाजिक कार्य, भुगतान कार्य, नीति कार्य नहीं। परंपरागत समाज में जो रूढ़िवादी महिलाओं को जो घरेलू कार्य के लिए कार्य की जो जिम्मेदारी दी गई थी, घर के अंदर के जो कार्य वो महिलाएं, घर के बाहर के जो कार्य वो पुरुष, ऐसे। तो ये इसमें से कोई नहीं इसका उत्तर रहेगा। भारतीय संविधान की कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सार्वभौमिक जो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार, ये इसकी जो प्रमुख विशेषता है। असमानता नहीं, समानता होती है, और ये इसका जो उत्तर आप क्या करना है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारत में कितने साल की उम्र में जो ये अधिकार मिल जाता है वयस्क मताधिकार का? तो उम्र आपको कमेंट करके बतानी है। बाकी समरूप समाज के उदाहरण बताना है तो आपके स्वीडन और आप जो जर्मनी बता देना। और ये जो ऑनलाइन क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। 6 आपके रिक्त स्थान वाले और ये वाले। राजनीतिक दल का जो प्रश्न आएगा, इसमें एक प्रश्न एक MCQ आएगा। तो पहला प्रश्न आपके कि 1980 के पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके
किस दल का निर्माण किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण है वो किया गया था, बीजेपी का जो निर्माण है वो किया गया था। 1980 तक ये भारतीय जनसंघ था, इसको पुनर्जीवित करके इसकी जगह नई पार्टी बनाई गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बीजेपी की 1980 में। जबकि इसकी जो जनक पार्टी है वो आपके भारतीय जनसंघ है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो किसने और कब की थी। नेक्स्ट है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी। तो इसका उत्तर हम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। विश्व के सबसे पुराने और राजनीतिक दलों में से एक दल कौन सा है? तो ये इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कि सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना जो होती है वो 1885 में होती है A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कोलकाता में होती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वहाँ पे एक संस्कृत जो कॉलेज था, वहाँ पर इसकी जो स्थापना होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है? तो आपके राजनीतिक दल हो जाएगा। राजनीतिक दल का जो कार्य क्या है? तो इम्पोर्टेंट आपके कार्य याद रखना। राजनीतिक दल जो होते हैं वो आपके चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं, अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं। तो उपरोक्त सभी कार्य होते हैं, ठीक है, और अपने चुनाव जीतना इनका मकसद होता है। कौन है जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय कांशीराम जी हैं, और इनके द्वारा जो एक बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो इसकी सुप्रीमो है वो मायावती है। यूपी में जो इनकी CM भी रही है मायावती, तो मायावती है वो वर्तमान में इनकी सुप्रीमो है। और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा या BSP जिसको हम कहते हैं, तो बसपा का जो चुनाव चिन्ह आप कमेंट करके बताना कि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है। जैसे बीजेपी का कमल है और कांग्रेस का क्या है? हाथ का पंजा है। इसी प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी है इनका चुनाव चिन्ह कमेंट करके बताना है। तृणमूल कांग्रेस की जो संस्थापक है वो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी ही हैं, ठीक है। वर्तमान में भी ये आपके जो ममता बनर्जी हैं वो तृणमूल TMC इसको हम कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस, इसकी ये संस्थापक और ठीक है, याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको भी बताई थी, 1885 में इसकी स्थापना होती है। और दिसंबर की बात है ये, और दिसंबर लास्ट में इसकी जो स्थापना है वो होती है। नेक्स्ट, जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में किस टाइप की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख सिद्धांत है वो आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। नेक्स्ट है, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPI है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1925 है उसमें इसका जो गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया गया। क्या क्या किया गया? तो दल बदल को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था चीन में है, मोनोपोली है, वहाँ पे एक ही दल का जो राज है रहता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है? तो आपके जो किताब में दे रखा है 7, तो आपको 7 ही याद करना है। अभी वर्तमान में इसकी संख्या कम हुई है, लेकिन आपको किताब के अनुसार इसका उत्तर 7 ही कर देना है। और भारत में अच्छा 6 अगर वर्तमान में अगर पूछे तो फिर आपको संख्या 6 करनी है। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन शिवसेना इसमें जो राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस राजनीतिक दल में हैं? तो ये आपके भारतीय जनसंघ में इनकी जो जड़ें थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की प्रमुख किस राज्य में? तो प्रमुखता किस राज्य में रही है? तो ये केरल और आपकी जो CPIM की जो वो सरकार वहाँ पे बनी थी, पश्चिम बंगाल और केरल में। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख नीतिगत फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये नीतिगत फैसले आपके राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दलीय जो राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण वाला देश कौन सा है? तो ये चाइना है। राजनीतिक दलों का प्रमुख अंग किसको माना जाता है? तो प्रमुख जो अंग माना जाता है वो नेता को माना जाता है। मिलान करना है तो देखो इसमें कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो आपके UPA की सरकार के अंतर्गत आई थी, ठीक है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो मनमोहन सिंह की जो सरकार बनी थी वो UPA की सरकार थी, ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्रेशंस ये और अलायंस हो जाएगा ये। और अभी जो सरकार है वो NDA की सरकार, यानी कि BJP समर्थित NDA, इनका अलायंस है ये, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। फिर आएगा आपके इसमें तेलुगु देशम पार्टी और
तेलुगु देशम पार्टी, पहले में आपके 3 हैं और फिर दूसरे में 1 है। पहले में 3, दूसरे में 1 और फिर इसमें सी में 4 हो जाएगा। तेलुगु इसमें साम्यवादी दल वामपंथ हो जाएगा और तेलुगु देशम पार्टी जो आपका एक प्रांतीय दल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके फिर ये देहाती लोग किसके साथ जुड़े होते हैं या फिर रूबरू होते हैं, तो राजनीतिक दल के साथ में जुड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, तो ये 1980 में होती है। वही जनसंघ से जो इसकी जो स्थापना हो जाती है। फिर एक प्रश्न जो आएगा इस चैप्टर से आपका निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजनीतिक दल का जो है आपके 19वां प्रश्न या 18वां प्रश्न जो होगा वो आपके इस चैप्टर से पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका यह आपके क्वेश्चन नंबर 17 लोकतंत्र के परिणाम। तो प्रश्न आपके ये कि इसमें से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी शासन का गठन होता है, तो उत्तरदायी शासन का जो गठन है वो लोकतंत्र में होता है। किस शासन में वैध सरकार का जो गठन होता है, तो ये लोकतंत्र में ही जो वैध सरकार का जो गठन है वो होता है। अच्छा, लोकतंत्र को लेकर जो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो आप लोकतंत्र की कमेंट करके बताना। देखिए, वर्तमान में विश्व में किस प्रकार की सरकारों का संरचना नैतिक है, तो इसका उत्तर लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा। जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह सरकार कौन सी है, तो मतलब वह जो संदर्भ कौन सा है जिसमें जो तानाशाही ने, जहाँ जो तानाशाही सरकार होती है इसने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए। तो ये उच्च आर्थिक विकास, जो विकास दर है वहाँ की काफ़ी उच्च होती है। इसका कारण ये कि निर्णय लेने में समय कम लगता है। एक व्यक्ति होता है मन पड़े तब जो बैन कर दे, मन पड़े तब जो खुली कर दे, और उसके मन पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहता है। जैसे कोरिया का देखा होगा आपने, दक्षिण कोरिया का, जिसमें किम जोन है, और चीन का है, वहाँ पर जो तानाशाही सरकारें चलती हैं। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि कारण क्या है, इसमें नागरिकों में जो समानता को जो बढ़ावा दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है, तो ये जो राजनीतिक समानता पर आधारित होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती हैं। अच्छा, दूसरा भी इसमें फिर सही हो जाएगा, राजनीतिक विषमता पर भी आधारित होती है। कई सारे दल इसमें साथ आते हैं और न्यायपूर्ण वितरण पर भी इसमें शामिल होता है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इसमें से कौन सा चीज़ है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप नहीं है, उससे हम चुनना है। तो इसका उत्तर हम बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन यह बताते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें असमानताएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट है फिर आपके ये विकास। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो विकास जो किसी देश का आधार निर्धारित किया जा सकता है वो आपके प्रति व्यक्ति आय पे, औसत साक्षरता पे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय तीनों पर जो देश का विकास निर्धारित किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे। कौन से निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है मानव विकास के मामले में। भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति में कौन सा राज्य है, तो केरल की जो साक्षरता वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपके गैर नवीकरणीय साधन कौन सा है, तो गैर नवीकरणीय साधन हो जाएगा आपके कच्चा तेल। इसको एक बार ही काम में लिया जा सकता है, इसको बार बार नया नहीं बनाया जा सकता है। जबकि भूमिगत जल और जो वन है उनका ये गैर नवीकरणीय संसाधन ये नवीकरणीय होते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है, तो मानव विकास जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो है वो आपके UNDP जारी करता है। UNDP का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। देखिए, UNDP का पूरा नाम क्या है। मध्य आय वाला देश कौन सा है, तो हमारा जो भारत है वो मध्य आय वाला देश है, न तो अविकसित है न विकसित है, ये विकासशील देश के अंतर्गत आता है, ये मध्य आय वाला देश है। विश्व बैंक ने अनुसार जो विभिन्न देशों में जो विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपके जो प्रति व्यक्ति आय का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है औसत आय किसे कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर आपका ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय वो सबसे ज़्यादा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न आपका ये है कि
भारतीय अर्थव्यवस्था की शतरक। इसमें से आपका जो रिक्त स्थान का प्रश्न आएगा इसमें अवश्यता का क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके मुद्रा एवं साख, इससे एक क्वेश्चन आपका जो अवश्यता का पूछा जाएगा। तो करेंसी कौन जारी करता है करेंसी नोट, तो ये आपके RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। स्वयं सहायता समूह में जो बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये सदस्यों के द्वारा ही जो निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है, तो ये ग्रामीण लोगों का समूह है जो कि ऋण के क्षेत्र में मिलकर जो काम करते हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप ये क्या हो जाएगा, तो चेक, मांग जमा और कागजी मुद्रा। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक है। औपचारिक में आपके जो बैंक वगैरह आते हैं, जबकि अनौपचारिक जो होते हैं उसमें आपके सेठ, साहूकार, रिश्तेदार ये सभी शामिल होते हैं, जिनकी जो ऋण की दरें कोई फिक्स नहीं होती हैं, मन पड़े उतना % वो ऋण की जो इसमें ब्याज लेते हैं। ऋण की शर्तों में सम्मिलित हैं तो ब्याज की दर का निर्धारण, समर्थक ऋणाधार और आवश्यक कागजात। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। और नेक्स्ट है कर्ज लेने के लिए कर्जदार किसके उपयोग गारंटी लेने के लिए काम करता है, तो समर्थक ऋणाधार का जो उपयोग लेता है। बैंकों में ऋणों के औपचारिक स्रोतों का जो कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कौन करता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है, RBI। ग्रामीण बैंक के संस्थापक 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो ये मोहम्मद यूनुस है। इसमें आपके एक तो ये ग्रामीण बैंक की स्थापना का याद रखना है, और 2006 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि अर्थशास्त्र के लिए। ये भी आपको याद करना है। नाम क्या है, मोहम्मद यूनुस है। इन्होंने ये ग्रामीण बैंक की स्थापना किस देश के थे, कमेंट करके बताओ। देखिए फिर नेक्स्ट है वैश्वीकरण वाला पार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है। इसमें से एक आपका MCQ पूछा जाएगा। विभिन्न देशों के बीच में जो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है, इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है, तो ये जो श्रमिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विदेश व्यापार का मतलब क्या होता है, ये दो से अधिक देशों के बीच में होता है। तो दो देशों के मध्य में होने वाला व्यापार विदेश व्यापार कहलाता है। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, तो वो कौन सा संगठन हो जाएगा, व्यापार को, तो ये विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। वैश्वीकरण में सर्वाधिक कौन लाभान्वित हुए हैं, तो ये धनी वर्ग के जो उपभोक्ता हैं वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। जो फोर्ड मोटर्स हैं वो किस देश की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो फोर्ड मोटर्स ये अमेरिका की कंपनी है। और नेक्स्ट है भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है, तो ये कारगिल जो कंपनी है वो खाद्य तेलों की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर से आएगा, उपभोक्ता का अधिकार, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है। उपभोक्ता का कौन सा जो अधिकार नहीं होता है, तो इसमें देखो सुरक्षा पाने का अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है, सुरक्षा पाने का अधिकार होता है, सूचना पाने का अधिकार होता है, लेकिन कीमत में कमी का अधिकार नहीं होता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1986 में पारित हुआ था। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ। देखिए अक्टूबर आपके 2005 में भारत सरकार ने जो एक कानून लागू किया था, वह कानून कौन सा था, तो ये था आपके 2005 में आया था सूचना पाने का अधिकार, जो कि तिलोनिया की जो अरुणा राय हैं उनके बदौलत ये इसमें आया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक मार्क किसके लिए आता है, तो ये एक मार्क जो है खाद्य पदार्थों के लिए आता है। आपने देखा होगा जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं इनके ऊपर, जो वेजिटेरियन जो होते हैं इनके ऊपर इस प्रकार से जो ये ग्रीन कलर में होता है, रेड कलर तो नॉन वेजिटेरियन होता है, और इसमें ग्रीन कलर जो होता है हरे रंग में, वो आपका एक मार्क का निशान है। उपभोक्ता के अधिकारों में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो चुनने का अधिकार है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मानक कौन प्रदान करता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसको प्रदान करता है। तो ये आपके जो पूरा इसमें मैंने आपको जो चैप्टर थे आपके पूरी किताब के 4 किताबों के, उन सभी का मैंने आपको इसमें MCQ जो थे इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको करवा दिए। एक MCQ के लिए आपकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो और आएगा, जिसमें आपकी जो डेस्क वर्क हैं उनके 8-10 जो मॉडल पेपर हैं उनका एक ही वीडियो में मैं आपको 18 MCQ के लिए कवर करवा दूंगा। उनके टेस्ट आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिखी है उनको ऐप के अंदर टेस्ट मिलेंगे, बाकी बच्चों के लिए टेस्ट जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो वो रिक्त स्थान कौन कौन से चैप्टर से आएंगे
उनको मैं आपको एक अलग से वीडियो में कवर करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो आपको जो 18 MCQ हैं उसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रिक्त स्थान और उसके बाद में फिर आपके जो 12 वन लाइनर होंगे उनके लिए एक मैंने आपके जो मैप वाला क्वेश्चन करवा दिया, एक क्वेश्चन में आपके जो 2 आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा एक वीडियो में। और बाकी एक वीडियो में मैं आपके जो 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको कवर करवा के पूरे पेपर की तैयारी एक साथ हो जाएगी। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। वीडियो लगातार आपके पोस्ट किए जा रहे हैं लेकिन आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसके कारण आप अभी अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जिसका लिंक सबसे पहले मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।